आज की आपकी जो वर्कशीट है वो अर्थशास्त्र से ली गई है। पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती 26 सितंबर 2020 की यह वर्कशीट है जिसका नंबर है 36 निर्धनता एक चुनौती भाग 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 21% जनसंख्या आज भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि 21% जनसंख्या भारत की गरीबी रेखा से नीचे थी। सरकार द्वारा इसके लिए 2 प्रकार के उपाय चलाए गए। पहला जो कार्यक्रम था आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना, यानी कि आर्थिक समृद्धि पैसों के तौर पर जो समृद्धि होती है, यानी कि उनको पैसे ज़्यादा प्रोवाइड करवाने जिससे उनकी गरीबी दूर हो और काम देकर उनको पैसे देने। लक्ष्य निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, यानी कि एक लक्ष्य को बनाकर उस निर्धनता को हटाना, निरोध करना मतलब कि उसको हटा देना। 1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी कि 30 वर्ष की अवधि बहुत साल होते हैं, 30 वर्ष तक कोई भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं। प्रति व्यक्ति आय होती है किसी एक व्यक्ति की आय। जैसे अगर हम देखें तो सारे देश में अगर हम माने तो 100 व्यक्ति हैं, अगर हम माने तो 100 व्यक्ति हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति की आय 100 में से एक व्यक्ति की आय अगर 10 रुपये है तो वो 30 वर्ष तक सिर्फ 10 रुपये ही रही, बढ़ी नहीं। 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक के प्रारंभ तक 45% निर्धनता बनी रही, यानी कि जो 21% थी वो अब कितनी हो गई, 45% हो गई। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर, यानी कि आर्थिक समृद्धि दर जो डेवलपमेंट है, जीडीपी का डेवलपमेंट है जिसे हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसका जो डेवलपमेंट है वो विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हमारा देश तरक्की करने लग गया तो उससे हमारे देश की निर्धनता कम होती चली आई। आर्थिक समृद्धि या हम कहें विकास की जो दर है और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा सीधा संबंध है। इस ऐसा संबंध है अगर जो भी जैसे भी हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे वो पैसों में करे, टेक्नोलॉजी में करे, किसी भी तरह से करे, वो हम डायरेक्टली अपने देश के जो वासी हैं, जो देश के लोग हैं, उनको बढ़ाता है, आगे प्रोत्साहित करता है। जो आर्थिक समृद्धि होगी, पैसों में जब देश मजबूत होगा तो उसकी गरीबी अपने आप ही हटती चली आएगी। तो इनका एक सीधा संपर्क है। जैसे आप किसी गरीब को पैसे देते हो, काम देते हो, उसे काम मिलता है तो आप उसे हर महीने पगार देना शुरू कर देते हो। जैसे जैसे आप उसकी पगार बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे उसे काम मिलता रहेगा, उसकी गरीबी उतनी दूर होती चली जाएगी। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, अवसरों, जो अवसर कार्य करने के बनते हैं उन्हें और व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है। मानव विकास यानी कि मानवों में विकास के लिए जो मानव पूंजी होती है, काम जो करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके विकास के लिए जो एक आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे एक गरीब व्यक्ति जो अनपढ़ है वो इसी वजह से अपने बच्चों को स्कूल भेजता है ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पे लगे, एक अच्छा कार्य करे, उसकी तरह मजदूरी ना करे। हर एक मजदूर यही सपना देखता है कि उसका बच्चा आगे जाके कोई बड़ा अफसर या कोई अच्छा कार्य करे, जिससे जो ये गरीबी में उसकी पैदाइश हुई है आगे उसका जीवन गरीबी में ना बीते। आगे आता है हमारा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, यानी कि एक लक्ष्य बना के निर्धनता को दूर करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो हम चलाया गया है 2005 में, इसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 100 दिन का रोज़गार देना ही देना है किसी भी गरीब व्यक्ति को। यह एक लक्षित है कि आज इतना काम या इतना पैसा एक गरीब व्यक्ति को देना है, तो ये लक्षित हो जाता है निर्धनता निरोधी कार्यक्रम का। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, या कि 100 दिन की रोजगारी को सुनिश्चित कर देना कि काम मिलेगा ही मिलेगा। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है, यानी कि सबका, सतत मतलब सबका विकास करने में मदद करना है। ठीक है,
आगे हम पढ़ते हैं, मदद करने के साथ सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी हैं। यानी कि कहीं पे अगर किसी व्यक्ति के काम की आवश्यकता है, जैसे मिट्टी का कटाव हो रहा है, सूखा हो रहा है, वन की कटाई करनी है, तो वहाँ पे इन लोगों को लगाया जाता है। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। यहाँ पे भी और सुरक्षित कर दिया गया है काम को। यहाँ पे जो 1/3 भाग है, यानी कि पूरे काम का 1/3 भाग सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया, ताकि क्योंकि हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था सबसे असुरक्षित जो समूह है वो महिलाएं, बच्चे और बूढ़े हैं। तो यहाँ पे 1/3 भाग को सुरक्षित कर दिया गया महिलाओं के लिए। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों के में अकुशल यानी कि जिनके पास कोई कौशल नहीं है, कोई कार्य करने का तजुर्बा नहीं है, श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 यानी कि 168 रुपये से बढ़ाकर, एक व्यक्ति के 168 रुपये से बढ़ा के प्रतिदिन के 281 यानी कि 281 रुपीज़ कर दिए गए, प्रतिदिन तक तय की गई। यहाँ पे ये पैसे बढ़ा दिए गए जो अकुशल श्रमिक है, जिनका कोई कौशल नहीं है, हाथ का कोई कौशल नहीं जानते। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें द्वारा रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर कोई रोज़गार नहीं मिलता है, यानी कि अगर वो काम करना चाह रहा है और उसे काम नहीं मिल रहा है, सरकार काम नहीं दे पा रही है, तो फिर उसे बेरोज़गारी भत्ता मिलता है। यानी कि उसकी बेरोज़गारी सरकार की वजह से वो काम करना चाह रहा है और सरकार पर उसे काम मुहैया नहीं कर पा रही है, तो इसकी वजह से जो उसको ये लॉस हो रहा है 281 रुपये का, उसको पूरा करने के लिए उसे बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। आगे है हमारा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। यानी कि काम के बदले अनाज, कोई व्यक्ति अनाज के लिए ही काम करता है क्योंकि आखिर में उसे पैसे मिलेंगे तो वो अपना राशन ही खरीदता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली काम के बदले अनाज दिया जाता है। यानी निर्धन व्यक्तियों के जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, यानी कि अकुशल शारीरिक काम, कहीं ढोना या ऐसी कोई कार्य करने में अकुशल होते हैं जहाँ पे उन्हें मेहनत करनी पड़े, या फिर कह लीजिए एक अक्षम व्यक्ति जो शारीरिक तौर पर अक्षम हो, तो उसको पैसे से कोई मदद ना करके उसको डायरेक्टली अनाज मुहैया करवाया जाता है। 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। 1993 में जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना आई है, उसका उद्देश्य यही है कि जो बेरोजगार शिक्षित लोग हैं उनको स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार खुलवाने के लिए मदद करना। तो इसमें जो खुद का रोज़गार है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्वरोज़गार का मतलब है खुद का रोज़गार। जैसे कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर ले या कोई टायर ट्यूब ठीक करने का काम करना शुरू कर दे, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता करी जाती है, यानी कि उन्हें मदद दी जाती है। आगे आता है 1995 में शुरू किए गए ग्रामीण रोजगार सृजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन करना है। यानी कि छोटे छोटे शहरों में अपने स्वरोजगार के, अपने खुद के काम करने की शुरुआत करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में भी यही कार्य किया जाता है, 1999 में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को, जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है, उन निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण यानी कि उन्हें बैंक से लोन दिलवाना और सरकारी सहायता प्रदान करने के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाया जाता है। यानी कि उन्हें सहायता दी जाती है, बैंक लोन्स दिए जाते हैं ताकि वो बढ़कर कोई काम करें और आगे बढ़ के काम करें और कोई एक अपना व्यवसाय स्थापित करे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय यानी कि गांव के लिए ये योजना बनाई गई है, के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि बिजली, विद्युतीकरण का मतलब है बिजली जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्य के अतिरिक्त केंद्र से सहायता प्राप्त करते हैं। ग्रामों को और ज़्यादा डेवलप बनाने के लिए, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उधर स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1st to 5th तक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे जो बेरोज़गार बेघर लोग हैं उनको आसरा मिले, ग्रामीण पेयजल यानी कि पीने का साफ़ पानी, और विद्युतीकरण यानी कि गांव में बिजली का होना। ऐसी छोटी छोटी मूल सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता प्रदान करती है।
अंत्योदय अन्न योजना अत्यंत निर्धन व्यक्तियों के लिए चलाई गई है, जहाँ पे उन्हें अन्न दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग कुपोषण का शिकार होते हैं और वो कोई भी कार्य करने योग्य भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनका शरीर इस योग्य होता ही नहीं है कि वो किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाए। आगे आता है हमारा भावी चुनौती। अब इस जो हमारी गरीबी है, भारत में जो गरीबी रेखा इतनी बढ़ रही है, उसकी चुनौतियाँ क्या है, वो क्या कारण हमारे लिए उत्पन्न करेंगी, कौन सी समस्याएं उत्पन्न करेंगी। पहला है, भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, ये हम मानते गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी चुनौती रहा है कि इतना होने पे भी, हमारा देश इतना डेवलप होने के बाद भी आज भी हमारा जो बेसिक जो चुनौती है, बेसिक जो चैलेंज है, वो यही है कि हमारी जो गरीबी रेखा है वो हमारी उससे जो नीचे के जो लोग हैं, गरीबी रेखा से जो गरीब लोग हैं, उनको ऊपर कैसे उठाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है, यानी कि जो गांव है उधर ज़्यादा निर्धनता है शहरों के मुकाबले। शहरों में कहीं ना कहीं कोई आदमी छोटे मोटे काम करने में लग जाता है, पर गांव में एक व्यक्ति सिर्फ गांव तक ही सीमित रह जाता है, जहाँ पे उसे खेती बाड़ी या मजदूरी करनी पड़ती है, इसलिए गाँव में ज़्यादा गरीबी है शहरों के मुकाबले। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि विकास पर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज़्यादा विकास होगा देश का, उतने ही ज़्यादा हम गरीबी को हटा पाएंगे। सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी कि 1 से 8 तक आपकी निःशुल्क शिक्षा है, आप जानते ही हैं। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, यानी कि जितनी जनसंख्या कम होगी उतना ही अच्छा होगा। आप इसका इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे एक घर में 4 लोग हैं और 4 रोटियां, तो सबके हाथ में एक एक रोटी आएगी, यानी कि उनको बराबर का खाना मिलेगा। पर वहीं पर 4 रोटी हैं और 10 लोग हैं, तो वहाँ पे इस 4 रोटी के कितने हिस्से होंगे, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। यही हाल हमारे देश का है। यहाँ पे गरीबी इतनी ज़्यादा है, एक ही घर में 10 लोग हैं और खाने को रोटी 4 है, तो वहाँ पे जो बड़े हिस्से आते हैं वो अमीरों के हिस्से में आ जाते हैं और छोटे और बहुत छोटे हिस्से गरीब लोगों के हिस्से में आते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें एक समान डेवलपमेंट या विकास नहीं मिल पाता है। यही कारण है हमारा देश पहले भी गरीब था और आज भी गरीब रह गया है। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये चुनौतियाँ हम कैसे हटा सकते हैं। गरीबी हटाने के लिए हमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा चाहिए। लोग पढ़े लिखे होंगे, रोज़गार करेंगे, अच्छा रोज़गार करेंगे। जैसे हर व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही स्वावलंबी बनने में सक्षम होगा। जनसंख्या वृद्धि में हम गिरावट करें तब हम अपनी निर्धनता से जूझ सकते हैं। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को अगर हम बढ़ावा दें तो हम इस गरीबी से जूझ सकते हैं। निर्धनता के अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर के रूप में हो, यानी कि न्यूनतम 2 वक्त की रोटी ही निर्धनता नहीं है। निर्धनता का मतलब है उसके लिए हमेशा खाना उपलब्ध हो, यानी कि अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो 3 टाइम आपके लिए एक एक रोटी ना हो, आपके लिए पूरा खाना हो। तो इसका मतलब यही यहाँ पे बताया कि न्यूनतम स्तर की अपेक्षा एक उचित स्तर के रूप में देखना है गरीबी को। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए, यानी कि निर्धनता की अवधारणा यह है कि मानव निर्धनता है, किसी एक व्यक्ति विशेष की निर्धनता ना होकर सभी व्यक्तियों के लिए है। हो सकती है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा। अब इनके पास देखिए, इसमें बताया गया है कि भोजन तो 2 वक्त की रोटी तो हो सकता है इंतज़ाम, पर क्या उनके पास शिक्षा है। जहाँ यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यूनतम स्तर की, न्यूनतम स्तर है भोजन। वो भोजन तो जुटा पा रहा है, पर क्या वो शिक्षा को जुटा पा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूनतम स्तर आता है हमारा भोजन, न्यूनतम स्तर है हमारा भोजन जुटा पा रहा है, पर क्या उसके अलावा उचित स्तर में आता है हमारी शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधा, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, सम्मान। जब घर होगा, हमारे पास खाना होगा, खाने के साथ हमारे को शिक्षा भी चाहिए, शिक्षा होगी, घर की आवश्यकता है, सर छुपाने के लिए छत चाहिए। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में बहुत सारे जिनके पास अपने घर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, अगर वो बीमार हो जाए तो उन्हें स्वास्थ्य की सेवाएं मिले। रोज़गार की सुरक्षा की है, वो हमेशा रोज़गार करते हुए रहें। रोज़गार होगा, पैसे आएंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, सम्मान की दृष्टि बढ़ेगी अपने लिए। क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं।
हमारे देश में आज भी औरतों और आदमी में भेदभाव किया जाता है। जहाँ औरतों की आमदनी काम उतना ही करते, आमदनी कम होती है, वहीं पे आदमियों की आमदनी ज़्यादा की जाती है। ये जातिगत भेदभाव हमारे देश में शुरू से ही होता आ रहा और आज भी हो है। तो इसी भेदभाव को हमें कम करना है या ख़त्म करना है। विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदली है। जैसे जैसे विकास हमारा बढ़ता रहा है, वैसे वैसे हमारी जो निर्धनता की परिभाषा है कि निर्धन व्यक्ति क्या है, उसके वो भी बदली है। इसीलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य रहा है। जैसे जैसे हमारा देश प्रगति करेगा, वैसे वैसे निर्धनता कम होगी। और वैसे जैसे पहले हमारे लिए भोजन जुटाना एक निर्धनता उन्मूलन था, आज हमारे लिए शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार की सुरक्षा, ये सारे चीज़ें उपलब्ध करवाना निर्धनता का उन्मूलन है। सभी को सम्मान के साथ स्वस्थ सेवाएं, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हो, सम्मान हो उनका, शिक्षा और रोज़गार की सुरक्षा हो, लैंगिक समानता हो, यही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं आज के टाइम पे जो निर्धनता के साथ जुड़ी हुई है। इन्हीं चुनौतियों को हमें आज के टाइम पे पूरा करना है और इनसे जूझकर हमें इनका एक अच्छा समाधान ढूंढना है। आगे क्लास आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। इनमें हमारे 6 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 उपायों को चलाया गया है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट का आंसर है वो यहाँ पे है निर्धनता का, कि ये है उत्तर नंबर 1। निर्धनता द्वारा चलाए गए 2 जो कार्यक्रम है वो ये 2 कार्यक्रम है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। सेकंड को जो क्वेश्चन है आपका वो है आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है। आर्थिक विकास से निर्धनता कैसे प्रभावित होगी, जब हमें उसके साथ आर्थिक समृद्धि मिलेगी, पैसे मिलेंगे तो उच्च विकास दर भी होगी। यानी कि व्यापक रूप से अगर हम देखें तो हमें ये अवसर प्रदान करते, आर्थिक समृद्धि अवसर प्रदान करती है, मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है। जैसे यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा भी बढ़ाते हैं। ये हमारा सेकंड का आंसर है जो इस वर्कशीट में है। उसके बाद आता है थर्ड का आंसर। थर्ड में क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम के क्या उद्देश्य। मनरेगा कार्यक्रम का उद्देश्य ही हमारा अब है कि उस व्यक्ति को, कोई भी जो निर्धन व्यक्ति है, उसे 100 दिन तक रोज़गार मिलेगा, यानी कि ये 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। इसके बाद आता है चौथा, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं। जो स्वरोजगार योजना है उसका सबसे ज़्यादा लाभ यही है कि वो सभी के लिए है और जिससे सभी लोग अपना खुद का कार्यक्रम शुरू करें। तो इससे क्या होगा, एक अवसर उत्पन्न होता है, स्वरोजगार का अवसर उत्पन्न होता है लघु व्यवसाय उद्योगों की स्थापना के लिए। तो यहाँ से आपका उत्तर नंबर 4 आ जाता है, जो आपके ये बैंक सरकारी सहायता करते हैं, इससे हमारी और बाकी की जो समस्याएं हैं वो सुलझते। तो यहाँ पे आपका उत्तर नंबर 4 आ जाता है। अब हम आते हैं उत्तर नंबर 5 पे। आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, यानी कि हमारे लिए क्या क्या निर्धनता कम करने के लिए काम किए जा सकते हैं। अगर हम निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दें, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट करें, महिलाओं को सम्मान करें, महिला और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों का सशक्तिकरण करें, तो इसके द्वारा हम अपनी जो समस्या है निर्धनता की उससे दूर हो सकते हैं। आगे है छठा क्वेश्चन, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं का महत्व है। भोजन और आवास यानी कि घर के अलावा और क्या क्या चीज़ें देती हैं चाहिए हमें ये वाली चीज़ें चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अपने आप को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बताने के लिए, देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए। तो आज की ये वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके बाद आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके काम करके टीचर्स को रिवर्ट बैक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।